हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर क्लास 9 टू क्लास 12, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है टॉप क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स। और उन्हीं के आसपास घूमने वाला मैं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। हम आज कर रहे हैं क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड टॉपिक स्टार्ट। ठीक है, तो अगर जैसा कि मैंने कहा सेकेंड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मतलब फर्स्ट टॉपिक कवर हो चुका है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पे हमने जो रैशनल नंबर्स का टॉपिक था उसको अंडरस्टैंड करना शुरू किया था और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक्सरसाइज 1.1 को खत्म भी किया था, ये सारी चीजें करी थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। अब सर ये क्या नई बला है? तो देखो भैया, आपने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा है। अब जैसे हम देखते हैं गणित में, अगर प्राइम नंबर है तो कंपोजिट नंबर भी है, ठीक है। अगर इवन नंबर है तो ऑड नंबर भी है ना, है कि नहीं है। अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं तो नेगेटिव नंबर्स भी हैं, राइट। तो हर चीज का क्या है, हर चीज का एक दूसरा पहलू भी है एज फार एज नंबर्स आर कंसर्न्ड, राइट। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, अगर रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, अगर रैशनल नंबर्स हैं तो कुछ ऐसे भी नंबर्स होने चाहिए जो कि रैशनल नहीं होंगे, क्योंकि जैसे दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता, ठीक उसी प्रकार हर नंबर रैशनल नंबर की परिभाषा पे, रैशनल नंबर की जो आप कह सकते हो क्वालिटीज है उस पे खरा नहीं उतर पाएगा, है कि नहीं। कुछ नंबर्स ऐसे जरूर होंगे जो कि रैशनल नंबर होने की जो हमारी डेफिनेशन है, जो हमारी कह सकते हो ना कल्पना है, उसके बाहर होंगे। तो उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, उन नंबर्स को हम कहेंगे यहाँ पे इर्रेशनल नंबर्स। क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर्स। और वही हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज द आइडिया ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहां से आते हैं, कब आते हैं, क्यों आते हैं, कहां जाते हैं, ये सब हम बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे रैशनल इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। और फिर उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। ये क्लियर हो गया। आज का एजेंडा क्या है, रैशनल नंबर्स और ये इर्रेशनल नंबर्स की कहानी क्या है, वो भी आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया। जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, ठीक वैसे ही जैसे सबका कुछ ना कुछ अपोजिट होता है, प्राइम का उल्टा होता है कंपोजिट, ठीक है, इवन का उल्टा ऑड, नेगेटिव नंबर का उल्टा पॉजिटिव नंबर। उसी तरीके से रैशनल नंबर जो नहीं है वो सारे क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते। तो हम ये पूरा आज समझने वाले हैं। चलो मूविंग अहेड, थोड़ा सा हम यहाँ पे चर्चा करते हैं इर्रेशनल नंबर्स होता क्या है। तो देखो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, पिछले सेक्शन में हमने देखा, क्या देखा, दैट देयर मे बी नंबर्स ऑन द नंबर लाइन दैट आर नॉट रैशनल। तो हमने जब रैशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया तो हमें यह भी समझ में आया कि उस नंबर लाइन पे ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि रैशनल की कैटेगरी में नहीं आएंगे। क्यों भैया? क्योंकि सर रैशनल नंबर की जो परिभाषा है, अगर उसको मैं एक बार रिवाइज करूं तो मुझे बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ जूझना पड़ता है। क्या है भैया रैशनल नंबर की परिभाषा? तो सर रैशनल नंबर में आपको पी बाय क्यू फॉर्म स्टैब्लिश करना पड़ता है, पी और क्यू दोनों को इंटीजर होना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना पड़ता है। और जो हमने नई कंडीशन पढ़ी है वो क्या है कि भैया P और Q क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? P और Q को प्राइम होने चाहिए, यानी दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उनका सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म यूज होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे क्योंकि मुझे 4 कंडीशंस पूरी करनी है तो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है दुनिया में कुछ ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट करते होंगे जो कि इन कंडीशंस को पूरा नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो मतलब वो आपके नॉट रैशनल्स वाले नंबर कहलाएंगे, ठीक है। अब यहां पे हम करने वाले हैं इन नंबर्स पे चर्चा, मतलब आज के सेशन में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे इन सेंस यहां पे चर्चा करेंगे ऐसे नंबर्स के बारे में जो कि रैशनल नहीं कहला रहे हैं। सो फार ऑल द नंबर्स यू हैव कम अक्रॉस आर ऑफ फॉर्म पी बाई क्यू। अब तक जितना गणित हमने पढ़ा है, क्योंकि धीरे धीरे हमारी क्लास बढ़ने के साथ साथ, हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ हम नई नई चीजें पढ़ते हैं,
तो अब तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, जैसे भी पढ़े हैं, उसमें p बाय क्यू फॉर्म स्टैब्लिश होता हुआ हमें दिखता है, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि वहां पे p और q जो है वो इंटीजर्स हैं, ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0 है, और साथ ही साथ अभी हमने जो रिसेंटली पढ़ी वो है कोप्राइम की कंडीशन। लेकिन एक सवाल जो हमें एक दूसरे से पूछना चाहिए, गणितज्ञों से पूछना चाहिए, खुद से पूछना चाहिए, अपनी किताब से पूछना चाहिए, वो क्या सवाल है भैया? वो सवाल बहुत सिंपल सा है, आर देयर नंबर्स विच आर नॉट ऑफ दिस फॉर्म? क्या ऐसे कोई नंबर्स हैं, क्या ऐसे कोई नंबर्स हैं जो कि इस फॉर्म में नहीं है, मतलब इन सारी दी हुई कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते? ये बड़ा सवाल अभी हमारे समक्ष है। बिल्कुल ठीक बात है भैया, कि क्या ऐसे कोई नंबर्स हैं जो कि ये सारी कंडीशन जो हमने यहाँ पे लिखी है इनको फुलफिल नहीं करते, जिसमें से चलो चौथी वाली तो फिर भी छोड़ दो, पर ये तीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो तीन वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, क्या ऐसे कोई नंबर्स हैं जो कि इनको फुलफिल नहीं करते? और जवाब अगली ही लाइन में लिखा है कि देयर आर इंडीड सच नंबर्स, ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, देयर आर इंडीड सच नंबर्स। तो इसको हम जरा यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं भैया, है ना, कि ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम अगर इसको हाईलाइट करना चाहें तो ये देखिए, मस्त अपन ने डिजाइन के साथ हाईलाइट कर दिया, ठीक है, ऑल गुड टू गो। देयर आर इंडीड सच नंबर्स, ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि आपकी यहाँ दी गई कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते, लेकिन फिर भी इस संसार में एग्जिस्ट करते हैं। चलिए गुड टू गो है, बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति जरा सी भी नहीं सर। तो मैंने अब तक क्या चर्चा करी? मैंने अब तक यही चर्चा करी कि रैशनल नंबर की परिभाषा कठिन है, उसको बनने के लिए, तब रैशनल नंबर बनने के लिए मुझे 3 या 4 पैरामीटर से पार होके गुजरना पड़ता है। अब ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि दुनिया में कुछ ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट करते होंगे जो कि इन 4, 3 या फिर पैरामीटर्स को पार नहीं कर पाएंगे। उनके बारे में क्या, उनका क्या होगा? क्या ऐसे कोई नंबर एग्जिस्ट करते हैं? तो जवाब देखो यहाँ पे लिखा है, बिल्कुल ऐसे कुछ नंबर एग्जिस्ट करते हैं जो कि रैशनल नंबर की परिभाषा के जो हमारे 3 या 4 पैरामीटर हैं उनको पूरा नहीं कर पाते, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े तो हम इस पे और गहन चर्चा कर पाएंगे। चलिए, यहाँ बात हो रही है अब उन कुछ नंबर्स की, और ऑब्वियस सी बात है ये हम अपने मन से नहीं बोलेंगे, हमारे कुछ विशेष महान गणितज्ञ हैं जिनकी बात हम यहाँ पे सुनेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और वो ऐसे महान गणितज्ञ का नाम क्या है? पाइथागोरस महाराज, ठीक है। इन्होंने हमारी गणित को बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक इन्होंने डिस्कस किए हैं, चर्चा में लाए हैं, हमें सिखाए हैं, जिनके बिना हमारी गणित और हमारे जीवन के बहुत सारे काम अधूरे रह जाते। चलो बात समझना। तो भैया पाइथागोरियंस जो थे इन ग्रीस, फॉलोअर्स ऑफ मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर पाइथागोरस, जैसे अपने यहाँ होते ना, किसी एक पर्टिकुलर वे ऑफ लिविंग को फॉलो करने वालों को हम एक पर्टिकुलर टर्म कह देते हैं, है ना। जैसे जो अब आप जो इंडिया में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंडियंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो, अब जैसे कहते हैं ना, अगर आप कहीं बाहर जाओगे, विदेश में जाओगे या कहीं भी जाओगे, तो आपको कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं जिससे आप पहचान जाते हो कि ये व्यक्ति इंडियन ही होगा, है ना, है कि नहीं? ये अपने यहाँ, मतलब मैं स्टीरियोटाइप नहीं बना रहा हूँ, पर यूजुअली ऐसा होता है कि कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर कुछ स्पेसिफिक जगह के लोग फॉलो करते ही हैं, है ना। तो हम यहाँ पे भी वो लोग जो पाइथागोरस महाराज को फॉलो करते थे, ठीक है, कहाँ पे? दुनिया में, उनको यहाँ पे क्या नाम दिया गया? उनको यहाँ पे कहा गया पाइथागोरियंस, ठीक है। तो पाइथागोरस के कौन थे? ये थे पाइथागोरस के फॉलोवर्स, जिनको हम कहते हैं पाइथागोरियंस, ठीक है। वर द फर्स्ट टू डिस्कवर द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल। तो इन्होंने ही, जो कि पाइथागोरस के चेले चपाटे थे, उन्होंने ही क्या किया था? उन्होंने सबसे पहले ऐसे नंबर्स की खोज की थी जो कि नॉट रैशनल्स थे, ठीक है। तो इन नंबर्स की खोज किसने की सबसे पहले? ऐसे लोगों ने की जिन्होंने पाइथागोरस से अपनी गणित सीखी थी, उन्हीं से सीख के उनके जो काम थे उसको आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है। दीज नंबर्स आर कॉल्ड, अब रैशनल नहीं है तो कुछ वर्ड तो देना ही था, तो इररैशनल नंबर्स, रैशनल का उल्टा इररैशनल नंबर्स यहाँ पे होने लगे, बिकॉज दे कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ इंटीजर्स। देखो क्यों बोला उनको इररैशनल, क्या थी उनमें कमी? कि उनको आप नहीं लिख सकते थे, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ इंटीजर्स। नाउ व्हाट इज रेशियो ऑफ इंटीजर्स फॉर्म? मतलब यहाँ पे अगर आपको हम डिस्कस करें
तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर मैं किसी नंबर को p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पा रहा हूं तो मैं उसे क्या नहीं कर पा रहा हूं, मैं उसे रेशियो ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, ये जो हमारा सेटअप इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेशियो। तो ये रहा रेशियो, p और q क्या है हमारे, p और q है इंटीजर्स, है ना। अब अगर मैं नहीं लिख पा रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ इंटीजर्स, तो या तो p बाय q इंटीजर नहीं है p और q, या फिर ये रेशियो स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, दोनों में से कोई एक चीज हो रही होगी, तभी मैं कह रहा हूं, है ना। तो आप p बाय q के फॉर्म में नंबर्स को नहीं लिख पा रहे थे, इसीलिए उन्हें आपने क्या बोला कि भैया कुछ ऐसे नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि बियॉन्ड रैशनल नंबर्स की कैटेगरी के हैं और उन्हें हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। देयर आर मेनी मिथ्स सराउंडिंग द डिस्कवरी ऑफ इर्रेशनल नंबर्स बाय पाइथागोरियन हिप्पार्कस ऑफ कॉटन, किसी ने रिसर्च की थी, उनका नाम यहाँ पे लिखा है। इन ऑल मिथ्स हिप्पार्कस हैज एन अनफॉर्चुनेट एंड ईदर फॉर डिस्कवरिंग रूट 2 इज इर्रेशनल और फॉर डिस्क्लोजिंग द सीक्रेट अबाउट रूट 2 टू पीपल आउटसाइड द सीक्रेट पाइथागोरियन सेक्ट। अब देखो यहाँ पे कुल मिला के जो इंपॉर्टेंट बात है ये कि हमें यहाँ पे पहला ग्लिम्स मिलता है इर्रेशनल नंबर का। कौन सा नंबर है वो, तो वो नंबर देखो यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट रूट 2 इज इर्रेशनल। तो जो ये हिप्पार्कस नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने रूट 2 इज इर्रेशनल इस बात को सिद्ध किया था, ऐसा कहा जाता है, इसकी डिस्कवरी की थी या इसके बारे में दुनिया को बताया था, या ये भी कहा जाता है कि भैया नहीं, इन्होंने जो आपके जो चेले चपाटे थे पाइथागोरस महाराज के, उनके अलावा किसी को बताना अलाउड नहीं था शायद, पर इन्होंने बता दिया। खैर उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, कुल मिला के कहानी का सार ये बना मेरे भैया कि रूट 2 इर्रेशनल है, ये बात दुनिया को पता चली। अब बात ऐसी है, रूट 2 इर्रेशनल है, ये हम कैसे पता लगाएंगे, तो यहाँ पे हमें सोचना है कि क्या रूट 2 जो है वो हमारे रैशनल नंबर की परिभाषा में परफेक्ट फिट बैठता है या फिर नहीं। अगर वो परफेक्टली फिट बैठता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर वो परफेक्टली फिट नहीं बैठता है तो फिर इसमें कोई चर्चा का विषय नहीं है कि रूट 2 इर्रेशनल है या नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप थोड़ा सोचोगे तो प्रोबेबली अगर हम रूट 2 को इमेजिन करें तो ये हमारा हो गया, देखो रूट 2 कुछ ऐसी लिखेंगे हम। अगर इसको मैं p बाय क्यू के फॉर्म में डालने की कोशिश करूं तो नीचे मुझे 1 लिखना पड़ेगा, तो देखा जाए तो p बाय क्यू का फॉर्म तो मिल गया। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि दोनों को क्या होना चाहिए, इंटीजर। अब अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 तो इंटीजर है, लेकिन रूट 2 इंटीजर नहीं है, तो हमारा जो नंबर है वो p बाय क्यू फॉर्म में तो आ गया, लेकिन वो रेशियो ऑफ इंटीजर्स नहीं बना, मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह इंटीजर नहीं मिले, इसीलिए इसे हम रैशनल नहीं बोल सकते। तो आपने यहाँ पे क्या किया भैया कि क्योंकि p डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर फैमिली, देयरफॉर आपका जो ये नंबर है रूट 2 इज नॉट रैशनल। अब देखा जाए तो बात तो बिल्कुल ठीक है भैया, क्योंकि रैशनल की जो परिभाषा होती है उसके हिसाब से तो रूट 2 को रैशनल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, न्यूमरेटर को एक ऐसा नंबर होना पड़ेगा जो कि इंटीजर है। पर यहां पे जो हमारे पास न्यूमरेटर आ रहा है रूट 2 के रूप में, अगर मैं उसका डेसिमल फॉर्म भी लेके आऊं तो भी इंटीजर तो नहीं बन रहा है कि नहीं। और रूट 2 को अगर आप डेसिमल फॉर्म भी निकालोगे तो पहली बात तो इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि वो 1.414 ही होगा ना, वो उसके आगे भी जाता है, वो तो हम अपनी कैलकुलेशंस के लिहाज से उसको 1.414 पे रोक लेते हैं, है ना, पर एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो और आगे भी जाता है। तो कुल मिला के बात यहाँ पे क्या बनी कि रूट 2 रैशनल नहीं है, प्रथम दृष्टया जो हमारे पास डेफिनेशन है रैशनल नंबर की उसके हिसाब से। तो अब यहाँ देखो चर्चा करते हैं इस बात पे कि भैया अगर हमें फॉर्मली डिफाइन करना है इर्रेशनल नंबर्स को हम तो क्या परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा है अ नंबर s इज कॉल्ड इर्रेशनल, a number s is called irrational if अगर it cannot be written in the form of p by q, अगर आप उसको p by q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं तो वो इर्रेशनल हो जाएगा। जहां पे आपकी क्या क्या कंडीशन है, केवल p by q का फॉर्म नहीं चाहिए, साथ ही साथ p और q इंटीजर होने चाहिए और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये सारी कंडीशन, ये तीनों कंडीशन जहां फुलफिल होंगी वहीं हम बोल सकते हैं कि भैया आपका नंबर रैशनल है।
पर अगर तीनों में से एक भी कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाती है, तीनों में से एक भी कंडीशन अगर यहाँ पे नहीं पूरी हो पाती है तो हम उसको इर्रेशनल कह देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यू ऑलरेडी नो दैट देयर आर इनफाइनेटली मेनी रैशनल्स, ठीक है, आपको ये तो पता है कि दुनिया में, संसार में बहुत सारे रैशनल नंबर हैं, लेकिन इट टर्न्स आउट दैट देयर आर इनफाइनेटली मेनी इर्रेशनल नंबर टू। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुनिया में रैशनल नंबर का ही दबदबा है, इर्रेशनल नंबर्स भी आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे। कुछ एग्जांपल देखो यहाँ पे लिखे हैं, √2, √3, √15, पाई, 0.1010, ये इस तरीके का नंबर भी दिया है जो कि कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के सारे नंबर्स क्या हैं, इर्रेशनल कहलाएंगे। अच्छा सर, अगर रूट वाले क्या सारे नंबर्स इर्रेशनल होंगे? तो नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर √25 है, अब क्योंकि √25 सॉल्व होके मुझे 5 दे सकता है, तो अगेन जो मैंने हमेशा चर्चा करी, जो हम सब ने डिस्कस किया है कि आपको आपके गिवन नंबर को सिंप्लीफाई करना है, तो मैं √25 ना लिख के 5 लिखूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि ये तो रैशनल नंबर है। बिना सिंप्लीफाई करे, बिना उसके मोस्ट सिंप्लीफाइड आप कह सकते हो कि फॉर्म में लाए बिना हम ये कमेंट नहीं करेंगे कि भैया आप इर्रेशनल हैं, ठीक है। तो आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म तक लाना है, उसके बाद ही कोई टिप्पणी करनी है। क्लियर हो गया ये बात? कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं था, चलो बहुत बढ़िया। अब अगर हम आगे बढ़े, देखो यहाँ पे बात क्या होगी, रिमार्क, रिकॉल दैट व्हेन यू यूज द सिंबल रूट, है ना, जब आप रूट का सिंबल यूज करते हैं, वी अज्यूम दैट इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। सो √4 वुड बी इक्वल टू कितना, √4 वुड बी इक्वल टू 2, दो बोथ √2 एंड -2 दोनों ही हमारा आंसर हो सकते हैं। ये आपको बहुत सिंपल तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा था √25, वो अब नेचुरली क्योंकि हम इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो हम सीधे 5 लिख देते हैं, पर एक आंसर -5 भी होगा, राइट। और एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि चाहे -5 आए चाहे +5 आए, मुद्दे की बात यह है कि √25 रैशनल तरीके से एंड हो रहा है, ठीक है। इसीलिए अगर -5 भी आया तो भी मैं उसको रैशनल की ही कैटेगरी में रखूंगा, है ना। तो कुल मिला के बात क्या बनी, चाहे -5 आए चाहे +5 आए, आपका आंसर रैशनल ही आएगा अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो। क्लियर हो गया? बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। सम ऑफ द इर्रेशनल नंबर्स लिस्टेड अबव आर फेमिलियर टू यू, इनमें से कुछ के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस मेनी ऑफ द स्क्वायर रूट्स लिस्टेड अबव एंड द नंबर पाई। पाई के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो, √2, √3 आप पहली बार नहीं देख रहे हो, √5 इसके बाद आएगा, वो भी आप पहली बार नहीं देखोगे। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि हमने पहले भी देखे हैं, पर कभी हमने उनको कैटेगराइज नहीं किया कि भैया आप इर्रेशनल हैं, आप रैशनल हैं। पर आज हम जब परिभाषा पढ़ पा रहे हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भैया रैशनल और इर्रेशनल का फर्क यहाँ पे क्लियर हो रहा है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जो पाई है ये तो 22/7 के बराबर होगा। अब जब हमने पढ़ा है तो भैया 22/7 22/7 जो है ये तो रैशनल है, लेकिन जो पाई है ये इर्रेशनल है। सर ये कैसे हो रहा है? तो देखो भैया मैं आपको यहाँ पे बात समझाता हूँ। बात कुछ ऐसी है, पहली बात तो पाई और 22/7 एब्सोल्युटली बराबर नहीं होते। यहाँ पे जो हम कहते हैं बात वो होती है कि यार दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। तो 22/7 जो है वो पाई के लगभग बराबर है, पाई की वैल्यू के, एकदम बराबर तो ना हो पाएगा, ठीक है, और लगभग बराबर है इसलिए उसको यूज कर लिया जाता है। सेम हैपन्स विथ 3.14 ऑल्सो, वहां पे भी यही बात होती है कि वो भी लगभग बराबर है, एब्सोल्युटली इक्वल नहीं है, इसीलिए वहां पे भी हम उसको यूज कर लेते हैं। पर गणित के हिसाब से पाई एक इर्रेशनल नंबर है, 22/7 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पाई की वैल्यू, इसलिए वो यूज हो जाती है, लेकिन वो रैशनल है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर आपस में बराबर हो जाएं। हाँ, हमारे सॉल्यूशन की कह सकते हो आप ईज ऑफ डूइंग थिंग्स के लिए हम सामान्य गणित में पाई की जगह 22/7 या 3.14 रख देते हैं, पर दे आर वेरी क्लोज टू द वैल्यू ऑफ पाई बट नॉट एब्सोल्युटली इक्वल टू पाई। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं। सर ये बात आपके मन में आई होगी तो इसलिए मैंने कहा बता दूं, नहीं आई है तो अब देखो मैंने फिर भी बता दिया। चलो यहां देखो, द पाइथागोरियंस प्रूव्ड दैट √2 इज इर्रेशनल। लेटर
इन अप्रोक्सीमेटली 425 BC यहाँ पे किसी व्यक्ति ने बताया कि ये सारे नंबर्स जो यहाँ पे लिस्ट बनी है, क्या नंबर्स है भैया? तो सर √3, √5, √6, √7, √11, √13, 14, 15, 17 ये सब के सब इर्रेशनल हैं। ठीक है, इन सब की इर्रेशनैलिटी का प्रूफ आप कब पढ़ोगे? तो कक्षा 10वीं में। ठीक है, इनको इर्रेशनल कैसे प्रूफ करना है ये आप क्लास 10th में पढ़ोगे। ठीक है, एज टू पाई it was known to various cultures for thousands of years. It was proved to be irrational by Lambert and ये कोई है Legendre only in the late 1700. ठीक है, पाई की वैल्यू भी इरेशनल है, ये प्रूफ की गई 1700 के आसपास। ठीक है, इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस व्हाई सच नंबर्स आर इरेशनल। कैसे नंबर्स? एक ये जिसमें 0.1011 इन सब ये सब इरेशनल है, ये हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। तो आज का जो सेशन है ना हमारा, वो ये रूट वाले इरेशनल नंबर्स के आसपास रिवॉल्व करेगा। ठीक है, इनके बारे में आज ज्यादा बात होगी, फिर हम अगले वाले सेशन में ऐसे नंबर्स पे और चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे पाई हो गया या फिर ये 0.1011011110 इस तरीके के जो पैटर्न वाले नंबर्स हैं उन पे भी चर्चा होगी, पर वो अगले सेशन में। ठीक है, लेट अस रिटर्न टू द क्वेश्चंस रेज्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस सेशन। क्या सेशन था भैया? क्या सवाल पूछे थे हमने? रिमेंबर द बैग ऑफ रैशनल नंबर्स, हमने रैशनल नंबर्स की चर्चा की थी। इफ वी नाउ पुट ऑल द इरेशनल नंबर्स इनटू द बैग, देन देयर विल बी एनी नंबर लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन? द आंसर इज नो। अब अगर आपने ये रैशनल नंबर्स के बैग को, अब आपने क्या किया, रैशनल नंबर्स का टैग हटाकर, अगर मैं यहाँ पे रैशनल नंबर्स का टैग हटा दूं और इस बैग को क्या करूं, इस बैग को मैं खोल के इसमें इरेशनल नंबर्स भी डाल दूं। ठीक है, तो जो नया बैग बनेगा, जो नया बैग बनेगा वो क्या कोई नंबर छोड़ेगा? ये जो नया बैग है, ठीक है, जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों आ गए। ठीक है, तो अगर हम इस न्यू बैग की बात करें जिसमें बच्चों को नहीं डालना भैया, केवल इरेशनल नंबर्स को डालना है, तो क्या इसके बाहर कोई नंबर बचेगा? द आंसर इज नो। ठीक है, it turns out that the collection of all rational numbers and irrational numbers together make up what we call the collection of real numbers। तो ये एक नया टर्म आया है, रियल नंबर्स। तो जब आप रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को साथ में मिला देते हैं, ठीक है, जैसे हमने नेचुरल नंबर्स के बाद होल नंबर्स बना दिया था, होल नंबर्स के साथ हमने फिर नेगेटिव इंटीजर्स को ले आए थे, तो हमारा इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स आ गए थे। फिर हमने फ्रैक्शंस और डेसिमल्स को जोड़ा तो हमारे पास रैशनल नंबर्स का पूरा बैग आ गया था। अब रैशनल के साथ इरेशनल को जोड़ देंगे तो एक बड़ा परिवार बनेगा जिसे हम कहेंगे रियल नंबर्स, विच इज डिनोटेड बाय आर। ये क्लियर हो गया? क्या बात करी हमने? हमने बात करी सर कि अगर हम एक बैग में रैशनल और इरेशनल नंबर्स को साथ में डाल दें, ठीक है, और उसके बाद उन्हें एक नए बड़े बैग में कवर कर दे, तो उसका नाम क्या होगा? तो ये हमारे रैशनल नंबर्स थे, ये हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे जब इनको आप एक नए बैग में डालने की कोशिश करोगे जहां पे ये दोनों ही रहेंगे, ये दोनों कवर हो जाएंगे, तो उस बैग को आप क्या कहोगे? उस बैग को आप कहोगे रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये जो न्यू बैग है ये क्या है? यही रियल नंबर्स है। ये क्लियर हो गया? कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर, आसानी से हो गया, समझ में आ गई बात पूरी आपको? बिल्कुल सर। तो हमने रियल नंबर्स पढ़े, हमने उसके अंदर पढ़े रैशनल और इरेशनल नंबर्स, हमने रैशनल नंबर की परिभाषा देखी, हमने इरेशनल नंबर्स कौन होते हैं वो देखा, जिसका सिंपल परिभाषा ये है कि जो नंबर रैशनल नहीं होते उन्हें हम क्या कह देते हैं? इरेशनल कह देते हैं। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, ये क्लियर हो गई सारी बातें। अब यहाँ पे देखो, अ रियल नंबर इज ईदर रैशनल और इरेशनल। एकदम सिंपल सरल सीधी बात, एक रियल नंबर या तो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। सो वी कैन से दैट एवरी रियल नंबर, हर रियल नंबर क्या होता है? रिप्रेजेंट होता है किससे? एक यूनिक पॉइंट से। अब भैया अगर नंबर है तो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन तो होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि मैं नंबर हूं लेकिन मेरा कोई स्थान ही नहीं है, ना नंबर लाइन पे नहीं कहीं और, बस मैं थ्योरी में चल रहा हूं, तो भैया नंबर तो हम देंगे, मतलब इसको नंबर लाइन पे जगह तो हम देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ऑन नंबर लाइन ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे रहने वाला हर एक पॉइंट किसी ना किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर। ठीक है,
नंबर्स के समाज में, नंबर्स के सेटअप में हर एक को जगह दी जाती है, किसी को भी मिस नहीं किया जाता और सबकी जगह यूनिक है। मतलब नंबर लाइन पे √2 जहां पे है, अगर मैं बनाऊंगा तो भी √2 वहीं आएगा, आप बनाओगे तो भी √2 वहीं आएगा, और मेरे यहाँ पे टेक्निकल टीम में बंदा बैठा है अभिषेक, वो भी बनाएगा तो भी √2 वहीं आएगा। ठीक है, अभिषेक की दूर की मौसी है जो इंग्लैंड में रहती है, वो भी बनाएंगे तो भी √2 वहीं पे आएगा जहां पे अभिषेक ने बनाया। क्लियर हो गया। ठीक वैसे ही भाई मेरे चाचा दुबई में रहते हैं, तो वो भी जब √2 बनाएंगे तो वही बनेगा नंबर लाइन पे जहां पे हम सबने बनाया। ठीक है, अभिषेक की एक दोस्त है बहुत अच्छी, वो रहती है अमेरिका में। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब लड़के कनेक्शन कहाँ कहाँ तक है। वो भी अगर √2 बनाएगी तो वो वहीं बनाएगी जहां पे हम सबने बनाया। तो कुल मिला के हर रियल नंबर की जगह, हर रियल नंबर का स्पेस यूनिक है, उसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती है। अगर उसमें गड़बड़ी हो रही है तो मतलब हमने कुछ, कह सकते हो आप, टेक्निकल एरर किया है, डायग्राम गलत बनाया है। पर लेकिन बात आपकी यहाँ पे हमेशा यही रहेगी कि हर नंबर लाइन पे जो एक रियल नंबर है उसकी एक यूनिक जगह होगी, वो वहीं पे रहेगा और वहीं पे घूमेगा फिरेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दिस इज वाई वी कॉल नंबर लाइन द रियल नंबर लाइन। और रियल नंबर लाइन क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे सबको साथ में लेके चलने की बात हो रही है, सारे नंबर्स को वहां पे बैठाने की, स्थान देने की बात हो रही है, सबको वहां रिप्रेजेंट करने की बात हो रही है। तो इसलिए इस नंबर लाइन को जो अब हम ड्रॉ करेंगे, जो अब हम यूज करेंगे, उसे हम रियल नंबर लाइन कहते हैं। क्योंकि इसके पहले आपने नंबर लाइन जितनी बार ड्रॉ की होगी उसमें कुछ इस तरीके से हमने ड्रॉ किया होगा कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर पाए। जैसे हो सकता है हमने इंटीजर्स को ड्रॉ करने के लिए, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन बनाई हो, हमने फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन बनाई है, लेकिन वो सब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए थे। पर अब जब हम इन नंबर लाइन पे प्रैक्टिस करेंगे और जहां पे हम रियल नंबर्स को ड्रॉ करेंगे तो उस पे हर नंबर को आने की जगह मिलेगी, तो उसको आप कहते हैं रियल नंबर लाइन। ये मामला क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। चलिए मूविंग अहेड, यहां पे देखो एक और कोई इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि भैया इन 1870s ये दो जर्मन मैथमेटिशियंस थे, ठीक है, जिन्होंने ये बताया था कि टू एवरी रियल नंबर, करस्पॉन्डिंग टू एवरी रियल नंबर देयर इज अ पॉइंट ऑन रियल नंबर लाइन। इन्होंने ही ये बताया था। ठीक है, दो थे भैया, तीन नहीं थे। तो ये दोनों ने क्या बोला कि भैया जो आपका हर रियल नंबर है, ठीक है, आपके इस संसार में, उसके लिए एक डेडिकेटेड पॉइंट है ऑन द रियल नंबर लाइन। ऐसा नहीं है कि उसको जगह नहीं मिलेगी। करस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर, एंड opposite is also true कि on every point on number line represents a unique real number। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति जरा सी भी नहीं सर, इन दोनों ने इस पे पूरा अच्छे से प्रकाश डाला। हमने भी अभी चर्चा करी कि अगर रियल नंबर है तो उसके लिए नंबर लाइन पे जगह होगी, और अगर नंबर लाइन पे जगह है तो वहां पे कोई ना कोई नंबर होगा जो कि वहां बैठता होगा, जिसकी वहां पे उपस्थिति होगी। अब वो ढूंढना हमें हमारा कार्य हो जाएगा। ये क्लियर हो गई बात है ना? कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। बिल्कुल। चलिए मूविंग अहेड, अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है हमसे। यहाँ पे एग्जाम्पल हमसे बोल रहा है कि जरा √2 को नंबर लाइन पे लोकेट करो। क्या करो भैया? नंबर लाइन पे लोकेट करो। किसको? √2 को। ठीक है ना? तो इस बात को हम यहाँ पे अब आगे बढ़ाएंगे कि हम √2 को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे। ये पूरी प्रैक्टिस अब हम करेंगे। आप इसके लिए फटाफट से सामान ले आओ। कौन सा सामान ले आओ? तो भैया एक स्केल ले आओ, पेंसिल ले आओ। ठीक है, उस पर अपन नापेंगे, बढ़िया से ड्रॉ करेंगे। शायद आपको कंपास की भी जरूरत पड़े, वो होता है ना एक पेंसिल एक नोक वाला, वो भी ले आओ, उसकी भी जरूरत पड़ेगी, और फिर अपन इसको करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए भैया, सामान आप ले आए हैं, स्केल, पेंसिल वगैरह सब इजीली, और आपका कंपास वगैरह भी ले आए। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको बताना है √2 ऑन नंबर लाइन। इसको हम कैसे बताएंगे नंबर लाइन पे? अब जो सामान्य नंबर लाइन हमारे पास होती है और जो स्केल हमारे पास होता है, उसमें हमारे पास अगर आप देखोगे, अरे भैया तुम फिर हिल गए, रुको एक मिनट, है ना, Ctrl+Z, ये देखो। चलो, तो जो मैं सामान्य नंबर लाइन की बात कर रहा हूं, अगर आपको यहाँ पे मैं बना के दिखाऊं, तो हमारे पास जो नंबर लाइन होती है, ठीक है, मान लो ये मैंने बनाने की कोशिश की नंबर लाइन। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पे बेस। ठीक है ना? अब इसमें इसके एक तरफ यहाँ पे हमने एक ये एरो बना दिया और ये एक एरो बना दिया। ठीक है, अब जो नंबर्स होते हैं मेरे पास, जैसे मान लो अगर मैं शुरू करूँ कि मुझे √2 तक जाना है, शुरू मैंने किया 0 से, 0 के बाद एक निश्चित गैप पे आ जाएगा 1, और फिर एक निश्चित गैप पे आ जाएगा यहाँ पे 2, है ना? ऐसे ही होगा। फिर एक निश्चित गैप पे आ जाएगा यहाँ पे 3, मान लीजिए। ये क्लियर है? मैंने कोशिश करी कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 का गैप जितना हो सके समान रखूं,
तो अब यहाँ पे मेरे पास नाम नॉर्मली जो नंबर लाइन होती है उसमें ऐसा ही होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे ये होता है अपना माइनस इन्फिनिटी जो नेगेटिव साइड होता है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है। अब नंबर लाइन पे अगर मुझे √2 दिखाना है तो मुझे यहां दिए गए साधनों का ही उपयोग करना पड़ेगा। और क्योंकि हमने इर्रेशनल नंबर्स की चर्चा करते समय पाइथागोरस भगवान जो है हमारे गणित के, उनके बारे में चर्चा की थी, तो यहां पे भी कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब वो आपको देखो कैसे समझना है। अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं तो √2 की वैल्यू आती है कितनी, तो सर वो आती है 1.414 के आसपास। लेकिन यहाँ पे मैं उसको कैसे लोकेट करूं, बात वो है। अब ये तो मुझे क्लियर होगा कि 1 से ज्यादा होती है, तो मैं 0 से लेकर 1 तक का डिस्टेंस तो चल ही लेता हूं, क्लियर है ना। तो अब मैं 0 से लेकर 1 तक का डिस्टेंस अगर चल के आ जाऊं तो मैं इस पोजीशन पे आ चुका हूं। अब इसके बाद की जर्नी कैसे तय होगी, इसके बाद मैं क्या करूं जिससे मैं √2 तक पहुंच पाऊं, ये मुझे सोचना है। अब मुझे अगर एब्सोल्यूट वैल्यू पता होती कि मान लो √2 की वैल्यू है 0.1 या 1.4, सिर्फ इतनी है, तो मैं उसको मार्क कर देता। अगर वो होती मान लो 0.41 तो मैं उसको भी मार्क कर लेता। अगर वो 0.414 होती मैं तब भी मार्क कर लेता। लेकिन द पॉइंट इज वो यहाँ पे रुकती नहीं, इसके बाद हम कुछ डॉट्स लगा देते हैं विच रिप्रेजेंट्स कि ये आगे भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, हमें थोड़ी सी अपनी अप्रोच में कुछ स्पेशल लॉजिक लगाना पड़ेगा, और वो हम अगर चर्चा करें तो वो स्पेशल लॉजिक होगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम टू लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। वो कैसे होगा जरा उस पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखो इन्होंने जो नंबर लाइन बनाई है उसमें इन्होंने सारे नंबर्स को लोकेट किया है। अब इनका क्या कहना है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो √2 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, तो √2 को आई कैन ब्रेक इट एज √1 + 1। ये क्लियर है? बिल्कुल सर। मान लो जो √2 है उसको मैंने बोल दिया AB, ये समझना। जो मेरा √2 है इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने अगर मैं यहाँ पे देखूं इनकी लैंग्वेज में तो प्रोबेबली मैंने कह दिया AB नहीं OB, ठीक है, ये समझना। तो जो √2 डिस्टेंस है उसको मैंने OB बोल दिया, और उसको ब्रेक किया मैंने √2 एज √1 + 1। अब ये जो √1 + 1 है इसको अगर मैं देखूं तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज √1² + 1², ठीक है, इज इक्वल्स टू आपका यहाँ पे OB। अगर मैं रूट को वहां भेज दूं तो ये देखो 1² + 1² इज इक्वल्स टू OB²। अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये, जो हमें यहाँ पे समझनी है, जो हमें यहाँ पे देखना है वो ये भैया कि दो चीजों का स्क्वायर, दो चीजों का, दो वैल्यूज का, दो डिस्टेंस का, ठीक है, दो चीजों का, दो वैल्यूज का, दो डिस्टेंस का स्क्वायर, दो डिस्टेंस का स्क्वायर क्या आ रहा है, तीसरे के बराबर, ठीक है। दो चीजों के, दो वैल्यूज के, दो डिस्टेंस के स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू थर्ड थिंग। क्या ये हम पहली बार देख रहे हैं? बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं, मैं यहां पे चर्चा कर रहा हूं कि भैया दो चीजों का, दो वैल्यूज का, दो डिस्टेंस का जो स्क्वायर है उसका जो सम है वो किसी तीसरी चीज के बराबर आ रहा है। ये हम पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमने कई बार पढ़ा है, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, राइट, है ना। और वो कहां पे होती है, वो होती है राइट ट्रायंगल में, ठीक है। तो अगर मैं इस आइडिया को थोड़ा सा यहां पे इमेजिन करूं तो मैं यहां पे क्या आइडिया लगा रहा हूं कि अगर मेरे पास एक ऐसा राइट ट्राइंगल है जिसका बेस है 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, ठीक है, जिसकी हाइट है 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर, जो भी आप बनाएं, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा उसकी वैल्यू आएगी √2। और अगर मैं इस पूरे इमेजिनेशन को अपने नंबर लाइन पे ला पाया तो शायद मैं √2 को कहीं ना कहीं नंबर लाइन के आसपास ला पाऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करना शुरू किया। मैंने क्या किया, मैंने बोला भैया एक काम करो,
आप यहाँ पे नंबर लाइन पे लेके आओ। सबसे पहले तो एक बेस जो कि है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये आपका बेस आ गया 1 सेंटीमीटर का, ये आपकी हाइट आ गई 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में देखोगे अगर आप तो 90 डिग्री है ना, तो अगर ये दोनों आपस में 90 डिग्री हैं तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये 1 प्लस ये 1 गिव्स अस व्हाट, गिव्स अस अ हाइपोटेन्यूज, हमें एक हाइपोटेन्यूज यहाँ पे मिलेगा जिसकी लंबाई है √2, ठीक है। तो मैं इस राइट ट्राइंगल के इमेजिनेशन को अपने नंबर लाइन पे ला पाया। अब लेकिन एक चिंता का विषय ये कि मुझे जो √2 मिला है, मुझे जो ये √2 मिला है, क्या ये मुझे नंबर लाइन के ऊपर मिला है? नहीं, मुझे ये हवा में मिला है। तो मेरा दायित्व क्या बनता है, इसको मैं नंबर लाइन पे लेकर आऊं। अब वो कैसे होगा, तो बहुत सिंपल सी हमारे पास एक टूल होती है जिसको हम कहते हैं कंपास, उसकी सहायता से ये कार्य हो जाएगा। क्या करोगे, आप निडल को यहां रखोगे, फिर आप पेंसिल को स्ट्रेच करके इस पॉइंट तक लेके जाओगे जहां पे वो हमारा हाइपोटेन्यूज कंप्लीट हो रहा है। वहां से आप एक टैंजेंट सॉर्ट ऑफ ड्रॉ करोगे जो कि गिरेगा आपके नंबर लाइन पे, और वो जिस स्थान पे गिरेगा वो स्थान हो जाएगा आपका √2। इज दिस क्लियर? एक बार फिर से हम रिवाइज करें। बिल्कुल सर। तो देखिए हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम √2 की वैल्यू को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन समस्या ये थी कि √2 की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, वो 1.414 से आगे बढ़ती जाती है, तो डेसिमल्स का इस्तेमाल करके तो हम नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हमने क्या किया, हमने एक सिंपल सी ट्रिक अपनाई कि हमने √2 को ब्रेक किया, तो वो 1 + 1 के रूप में हमें मिला। अब इसको मैंने एक डिस्टेंस बोल दिया OB, ठीक है। अब जब ये 1 + 1 था तो इसको मैंने अपने सहूलियत के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करके, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इस 1 को 1 स्क्वायर के बराबर लिख दिया और दूसरे वाले 1 को भी 1 स्क्वायर के बराबर लिख दिया। फिर मैंने सोचा ये स्क्वायर रूट को अगर मैं उस साइड भेज दूं जस्ट टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। तो मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला जो ये कह रहा था भैया कि 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर जोड़ के OB स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और अगर मैं इसको कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी करूं तो ये कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार है कि भैया दो चीजों के स्क्वायर, एक चीज दूसरी चीज, दोनों के स्क्वायर के सम को जोड़ने पे, के इसका सम करने पे मुझे एक तीसरी चीज के स्क्वायर के बराबर मिल रहा है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर ये होता है तो इसे हम क्या कहते हैं गणित में, गणित में किस कॉन्सेप्ट में हम सेम चीज करते हैं, तो गणित में हम सेम चीज करते हैं जब हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि भैया एक राइट ट्राइंगल में दो साइड्स के स्क्वायर को ऐड करने पे हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आता है। तो यहां जो मैंने ये कॉन्सेप्ट इवैल्यूएट किया, जो मैंने ये ऑब्जर्वेशन बनाई, उसको मैंने पाइथागोरस थ्योरम के राइट एंगल ट्राइंगल से जब मैच किया तो मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं एक ऐसे ट्राइंगल का निर्माण करूं जिसका बेस है 1 यूनिट, जिसकी हाइट है 1 यूनिट, तो वहां पे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से उसका जो हाइपोटेन्यूज होगा, यहाँ पे मैच की जगह लिखता हूँ परपेंडिकुलर, तो वहां पे जो हाइपोटेन्यूज होगा उसकी वैल्यू आएगी √2। और ये अगर ट्रायंगल में अपने नंबर लाइन पे ला पाया तो शायद मैं √2 को नंबर लाइन के आसपास तो ले आऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 0 से शुरू करते हुए एक बेस बनाया 1 यूनिट का, ठीक है, फिर वहीं पे एक परपेंडिकुलर बनाया 1 यूनिट का, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से पता लगाया तो मेरी हाइपोटेन्यूज आ रही है √2। अब √2 नंबर लाइन के आसपास तो आ गए, लेकिन नंबर लाइन के ऊपर कैसे आएगी, तो उसके लिए मैंने गणित में हमारे पास एक कंपास नाम का अस्त्र शस्त्र होता है, उसका इस्तेमाल किया कि भैया आप जो ये √2 है इसको एज अ टैंजेंट लेके, इसको एज अ आर्क लेके, इस वैल्यू को कंपास पे बैठा के अगर आप कंपास को इस तरफ लाएंगे नंबर लाइन की तरफ, तो जो √2 जहां जिस पॉइंट पे गिरेगा वो पॉइंट आपको √2 की नंबर लाइन का स्थान बता देगा। ये क्लियर हुआ पूरा कॉन्सेप्ट? हाँ जी सर, चलिए बहुत बढ़िया। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख लो, है ना, ऑल गुड टू गो। चलिए अब यहाँ पे देखो, वी हैव जस्ट सीन दैट OB इज इक्वल्स टू √2 यूजिंग अ कंपास विद सेंटर O एंड रेडियस OB, ड्रॉ एन आर्क, जो हमने यहाँ पे किया, इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन एट पॉइंट P, द P करस्पॉन्ड्स √2 ऑन द नंबर लाइन। तो √2 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने का हमारा जो टास्क था वो हमने यहाँ पे इजीली खत्म कर दिया। अब देखो जैसे हमने √2 किया है, क्या हम वैसे √3 भी कर सकते हैं?
वो भी हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। इंश्योरिंग दैट कि यहाँ पे आपको सब स्क्वायर्स लेके चलने हैं। अब इसको कैसे अप्रोच करोगे सर? पहली बात तो एक नंबर लाइन की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, तो सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी, गुड टू गो, यस। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, तो यहाँ पे सर दो एंड्स बनाएंगे हम, एक इस तरफ एक इस तरफ। चलिए उसके बाद यहाँ पे हम लाएंगे हमारे नंबर्स जिनको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपने बोला 0, ठीक है। उसके बाद एक निश्चित दूरी पे 1 और एक निश्चित दूरी पे 2, ठीक है ना। अब मैं नेगेटिव साइड नहीं बना रहा हूँ, और एक निश्चित दूरी पे 3। चलिए √3 की वैल्यू अगर आपको याद है, अगर नहीं भी याद तो मैं आपको बता दूं, √3 की वैल्यू 1.7 समथिंग आती है ना, 1.732 एंड सो ऑन, यही होता है, बिल्कुल सर। अब अगर √3 की वैल्यू में देखूं तो 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, तो वहीं कहीं लाई करेगी, ठीक है। मैंने क्या सीखा है, मैंने सीखा है सर यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं √3 को ब्रेक करूं, अगर मैं √3 को ब्रेक करूं तो उसको मैं 2+1 के रूप में ब्रेक कर सकता हूं, राइट, है ना। और इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं, 1.5 में करेंगे तो हमारा कुछ काम होगा नहीं। अब लेकिन मैंने √2 से सीखा है कि मुझे इनका स्क्वायर लेना होता है, तो मैं क्या करूंगा, देखो 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा, इजी है। व्हाट अबाउट 2 का स्क्वायर, 2 किसका स्क्वायर होगा, तो सर 2 हो जाएगा √2 का स्क्वायर, यानी इसको मैं लिखूंगा √2 का स्क्वायर। तो मुझे जैसे पहले एक राइट ट्राइंगल चाहिए था जिसका बेस भी 1 हो और परपेंडिकुलर भी 1 हो, अब मुझे क्या चाहिए होगा, अब मुझे एक ऐसा राइट ट्राइंगल चाहिए होगा जिसका बेस हो √2 और परपेंडिकुलर हो 1, ठीक है। तो यहां पे मैं राइट ट्राइंगल अगर इमेजिन करूं तो बेस होना चाहिए √2, परपेंडिकुलर होना चाहिए 1, तो उसका जो हाइपोटेन्यूज हम बनाएंगे, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है, तो वो मुझे मिलेगा √3 के बराबर। इतना क्लियर है? बिल्कुल सर। तो हम इसको अब अप्रोच कैसे करेंगे, तो देखो इसको मुझे अप्रोच करना है तो पहले मुझे √2 को लाना पड़ेगा। तो मेरा पहला टास्क क्या हो जाएगा, √2 को लेकर आओ। चलिए √2 को कैसे लाएंगे हम सर, बहुत सिंपल है। पहले हमने बनाना है एक बेस, तो ये हमारा 0 से लेकर 1 तक आ गया, बेस 1 यूनिट का, ठीक है। अब इसके बाद ये 1 यूनिट है, इसी को हमने क्या करना है, इसी को हमने करना है यहाँ पे कॉपी, और फिर कर देना है हमने यहाँ पे पेस्ट, क्योंकि हमें बराबर चाहिए ना। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए भैया, है कि नहीं। तो इसको हम यहाँ पे लाएंगे और इधर पे हम बोल देंगे भैया काम करो, तुम हो जाओ ऐसे परपेंडिकुलर एकदम बढ़िया से, और इसको मैं कहाँ बैठाऊंगा, इसको मैं बैठाऊंगा यहाँ पे हमारे स्थान पे। चलिए ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। ऑल गुड टू गो, दिख रहा है ये 90 डिग्री के बराबर, हाँ जी सर, चलिए बढ़िया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये हमारा बेस हो गया 1 यूनिट, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया 1 यूनिट, ठीक है। अब इसका जो हाइपोटेन्यूज बनेगा वो नेचुरली कितना बनेगा सर, इसका जो हाइपोटेन्यूज बनेगा वो नेचुरली बनेगा √2 के बराबर। तो ये मुझे मिल गया जो हाइपोटेन्यूज था मेरा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, इसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो वो हो जाएगी √2, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर को ऐड करने पर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आता है, सॉल्व करेंगे तो √2 आएगा। अब ये जो √2 आया है, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि इसको मैं नीचे लेके आऊं, लेकिन वो तब जब मैं √2 बना रहा हूं। अब अगर मुझे √3 का निर्माण करना है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है सर, आपने कहा था बेस √2 चाहिए, तो इसको मुझे नीचे तो लाना ही पड़ेगा ना। अब देखो अगर आप यहाँ पे कंपास रख के इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हो, मान लो अगर मैं यहाँ पे सर्कल का निर्माण करूँ एक, जिससे मुझे टैंजेंट मिल जाए, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे जो सर्कल बनेगा जो कि जिसका रेडियस होगा √2 के बराबर, देखो अब यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं उस इवेंट को भी करने की, काफ़ी खुरापाती दिमाग हो गया मेरा, नहीं ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो एक काम करते हैं, हम नेचुरली ही बना लेते हैं। तो देखो एक तरीका मैंने क्या बोला, ये √2 को आप नीचे ले आओ एक आर्क बना के, तो प्रोबेबली यहाँ कहीं गिरेगी, है ना। और अगर थोड़ा सा और इसको आप अच्छे से करना चाहो तो प्रोबेबली यहाँ कहीं गिरेगी, तो आपको आपका √2 मिल गया। अब आप चाहो तो ये जो आपको √2 मिला है यहाँ पे परपेंडिकुलर का निर्माण कर सकते हो।
पर कुछ लोग बोलते हैं कि भैया रूट 2 हमारी मंजिल नहीं है, रूट 2 मंजिल तक पहुंचने की एक सीढ़ी है, तो आप वहीं पे निर्माण कर दीजिए। मतलब सर, मतलब ये कि रूट 2 को नीचे मत लाइए, आप एक काम कीजिए, आपने जो यहां पे बनाया था हमारा कौन, ये रूट 2 बनाया था, यहीं पे इसको बेस मान के इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। तो उसके लिए क्या करोगे आप, तो यहां पे देखो आप, ये वाली जो लाइन थी हमारी, इसको हम फिर से करेंगे कॉपी और फिर से कर देंगे पेस्ट, ठीक है। इसको अब की बार हम कहाँ ले जाएंगे, यहां ले जाएंगे, और अब मेरी कोशिश क्या रहेगी कि इसको बेस मान के इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं मैं, ठीक है ना। तो एक काम करो, ऐसे घुमा लो इसको, ठीक है ना। ये हमने यहां पे लगा दी, और मेरा यहाँ पे एजेंडा क्या है, मेरा यहाँ पे बहुत सिंपल सा एजेंडा है भैया, कि ये जो मेरी लाइन है ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए रूट 2 के। तो मैं उसको ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ कि ये रूट 2 के परपेंडिकुलर है या फिर नहीं है, और अगर ये रूट 2 के परपेंडिकुलर है तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट काम को यहाँ पे करने वाली है। ये क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे लाइन भी दिख रही है कि ये ऊपर 45 है, नीचे 45 है, तो ये रूट 2 के परपेंडिकुलर है। अब ये जो रूट 2 के परपेंडिकुलर बनी है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है 1 यूनिट, है ना। तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 1 यूनिट, और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 1 यूनिट। और ये जब यहां पे हम देखेंगे तो इसका जो एंगल बन रहा है हमारे रूट 2 के साथ, वो बन रहा है 90 डिग्री। तो यहां पे जब हम निर्माण करेंगे किसका, हाइपोटेन्यूज का, तो हमें वो वैल्यू कितनी मिलेगी, तो जो हमें डिजायर्ड वैल्यू चाहिए वो हमें मिलेगी यहाँ पे कितनी, तो सर वो हमें मिलेगी यहाँ पे √3 के बराबर। ये क्लियर हुआ आपको, ये कैसे हुआ, हाँ जी सर। तो यहाँ पे आप बोलोगे ये कितना होगा, तो सर ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम √3। तो √3 बनाने के लिए मुझे √2 की सहायता लेनी पड़ी, लेकिन अभी भी मेरा टास्क पूरा नहीं हुआ, ये आपको भी पता है। अब जब मैं यहाँ पे रखूंगा अपना कंपास, कहाँ पे भैया, हमारे 0 पे रखूंगा मैं अपना कंपास, और बनाऊंगा एक आर्क फ्रॉम दिस √3 जो कि नंबर लाइन पे आके गिरेगी, तो मुझे मिल जाएगी मेरी वैल्यू विच इज, यहां पे मैं कहूंगा कि भैया दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज √3। ये क्लियर, जो भी नाम देना चाहें इसको आप, एक्स वाई जेड पी क्यू, चलो मैंने क्यू बोल दिया, नहीं क्यू तो हम यूज ही करते, डी बोल दिया मैंने, ठीक है। ये क्लियर है, ये जो पॉइंट है ये डी है और ये हमारा √3 है। तो √2 बनाया हमने पहले एग्जाम्पल में, अब हमने √3 बनाया √2 की सहायता से। दो ऑप्शन, या तो जहां √2 बनाया उसी के ऊपर बना दो, या फिर एक और ऑप्शन है कि √2 को नीचे ले आओ और वहां से बनाओ। दोनों में से जो ऑप्शन आपको इजी लगे वो यूज कर सकते हैं। सर √5 बनाना हो तो वो होता है, देखोगे आप √5, अब आपको यही हर बार दिमाग चलाना है कि अगर आपको √5 बनाना है तो प्रोबेबली मुझे √5 को ब्रेक करना पड़ेगा एज 4 + 1, जहां पे 4 हो जाएगा 2 स्क्वायर और 1 हो जाएगा 1 स्क्वायर। तो दिस वुड बी योर बेस एंड दिस वुड बी योर परपेंडिकुलर। तो अब की बार आपका जो बेस होगा वो 1 की जगह पे 2 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। ऐसी को √7 बनेगा तो वहां पे आपको फिर चाहिए होगा प्रोबेबली 4 + 3। अब 4 + 3 का मतलब क्या होगा, 4 हो जाएगा 2 स्क्वायर, 3 हो जाएगा √3 का स्क्वायर, है ना। क्योंकि रूट वाले नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपको ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा और कोई ऑप्शन आपके पास बचेगा नहीं। तो उसमें पहले आप √3 बनाओगे, फिर वहां आप बनाओगे 2 सेंटीमीटर ऊपर, फिर वहां पे बनाओगे हाइपोटेन्यूज, फिर उसका आर्क लाके रख दोगे नंबर लाइन पे। क्लियर हो गई आइडिया। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख लो, ठीक है। गुड टू गो है जी, हाँ जी सर। चलिए एग्जाम्पल 4 था हमारा यहाँ पे, ये तो इन्होंने देखो पूरा आइडिया आपको दिया है, जो मैंने बोला कि √2 + 1 का स्क्वायर यहाँ पे आपको करना है और आपको इजीली यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं हमारे एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और फिर सेशन को एंड करेंगे। पहले क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्या ये बात सही है, ट्रू है कि फॉल्स, जल्दी से बताओ मुझे। सर जितना गणित हमने पढ़ा है, जो रियल नंबर है इट इज द बिगर ब्रैकेट विच कैरीज बोथ, कौन से, इर्रेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर ही आते हैं इर्रेशनल नंबर, और जो रैशनल नंबर है वो उनके अपोजिट होते हैं, पर आते वो रियल नंबर के अंदर ही हैं। तो यस, अगर मैं यहाँ पे सोचूं तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सर, हर इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होता है, इसमें तो कोई मतलब शक वाली बात ही नहीं है। इस पे चर्चा करने का मतलब है कि अपना समय वेस्ट करना। क्या बोलते हो आप लोग, है कि नहीं? ये आंसर ठीक है कि नहीं, जल्दी से बताओ भैया। सर हमको तो ठीक ही लग रहा है। चलिए भैया बिल्कुल सही बात है, आंसर आपका ट्रू है, बिल्कुल ठीक बात है। तो स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। अब इसका रीजन क्या दोगे,
रीजन आप ऐसे ही दे सकते हो कि देखिए रियल नंबर फैमिली के अंदर आते हैं इरेशनल नंबर्स, तो रियल नंबर इज द बिगर ब्रैकेट, बिगर बैग, जिसके अंदर आपके रैशनल और इरेशनल नंबर आते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म इज ऑफ फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अब ये समझना क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नंबर लाइन पे हर पॉइंट रूट m के फॉर्म में होता है, जहां पे m एक नेचुरल नंबर है। अब एक बात बताओ, क्या आपके नंबर लाइन पे जीरो नहीं होता? होता है सर। क्या अगर मैं जीरो का रूट करूं तो वो नंबर लाइन पे आएगा? बिल्कुल आएगा सर। पर पॉइंट इज, क्या जीरो एक नेचुरल नंबर है? नहीं भैया, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट अ नेचुरल नंबर। पर नंबर लाइन पे जीरो तो एग्जिस्ट करता है। क्या बोलते हो, करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है सर। तो ऐसे एक नहीं अनेकों एग्जाम्पल हैं। ये तो भैया नेगेटिव नंबर भी हो गए, ठीक है। अब अगर आप नेगेटिव नंबर की बात करोगे तो मान लो आपने बोला -5, अब -5 नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या वो किसी के रूट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं सर। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है, और किसी का भी रूट हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर रूट ऑफ 49 है, उसका एक आंसर होता है 7 और एक आंसर होता है -7, राइट। अब जो 7 है ये तो नेचुरल नंबर है, ठीक है, पर ये जो -7 है ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो फिर आपने तो यहां पे केवल खुद को नेचुरल नंबर पे रोक दिया है भैया। आपने तो कहा भैया ये तो केवल नेचुरल नंबर है। तो मतलब स्टेटमेंट क्या है सर? स्टेटमेंट यहाँ पे पूर्णतः सत्य नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज ही क्रिएट कर रहा है ये। तो मतलब हम यहाँ पे फॉल्स के रूप में अपना जवाब दे देंगे। पिछला वाला हमने क्या बोला था सर? पिछला वाला हमने ट्रू बोला, ये वाला फॉल्स है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला देख लेते हैं हम, थर्ड वाला। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर है। ये देखो, रियल नंबर के अंदर कौन? रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दो होते हैं, है ना? बिल्कुल सर, दो तो होते हैं। अब आपने कहा कि हर रियल नंबर इरैशनल है, तो रैशनल नंबर क्या बोलेंगे? मैं क्या करूं भैया, जॉब छोड़ दूं क्या? मतलब मैं घर चले जाऊं, पैकिंग वैकिंग कर लूं, गोवा निकल जाता हूं, मेरा तो कुछ काम ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है भैया, हर रियल नंबर रैशनल या इरैशनल नंबर के बीच में कैटेगराइज किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो अब यहां पे क्या लिखोगे कि एवरी रियल नंबर may be or is a rational number or a irrational number. It cannot be only irrational. Example 2, 3, 7, 8 all are rational numbers but are not irrational. आप एग्जाम्पल लिख के बढ़िया से अपने स्टेटमेंट को और आगे बढ़ा सकते हो। चलिए, are the square roots of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is rational number. लो, ये देखो, पहली बात तो आंसर क्या होगा? नो। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स की लिस्ट बनाओ। जो सबसे पहला आया मेरे दिमाग में 4 आया, पॉजिटिव इंटीजर है। बिल्कुल सर। इसका स्क्वायर रूट निकालो। सर स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज ईदर 2 और -2। इसने कहा कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरैशनल होता है। तो भैया ये क्या है? 4 का स्क्वायर रूट 2 या -2 आएगा, विच इज अ रैशनल नंबर। तो आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? आपका स्टेटमेंट हो गया गलत। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहां पे 9 का स्क्वायर रूट जब हम करेंगे तो जवाब आपको मिलेगा या तो 3 या फिर -3। एक और ऐसा नंबर, एक और पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि 9 क्या है? 9 पॉजिटिव इंटीजर है, उसका स्क्वायर रूट आया रैशनल ना कि इरैशनल। तो यहाँ पे हम जवाब में क्या बोलेंगे भैया? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है वो रैशनल ही आता है, इरैशनल नहीं आता। मतलब हर बार रैशनल नहीं आएगा, पर रैशनल या इरैशनल कुछ भी आ सकता है, किसी एक में हम बांध नहीं सकते। √2, √3, √5, √7 ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट इरैशनल आ रहा है। √4, √9, √16, √36 एक्सेट्रा ऐसे बहुत सारे हैं जिनका स्क्वायर रूट रैशनल आ रहा है। तो डिपेंड्स ऑन नंबर टू नंबर, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, हम ऐसे कोई एक कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। इज दिस क्लियर? क्या यहाँ तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं? सर चलिए बहुत बढ़िया, हमारा सेकंड क्वेश्चन भी समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे,
√5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। चलिए हो जाएगा क्या सर? हो तो जाना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे इसको सर? नंबर लाइन की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप पेंसिल स्केल लेके ट्राई करो, फिर हम भी इसको ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसे होगा इसका निर्माण। चलिए √5 पे हमने पहले चर्चा करी थी, बिल्कुल सर। √5 की एब्सोल्यूट वैल्यू आप में से बहुतों को याद नहीं होगी, पर इतना तो पता होगा कि 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगी। बिल्कुल सर। तो यहाँ देखो √5 को जब मैं ब्रेक करूंगा तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं एज 4 + 1। क्यों सर? 2 + 3 भी तो कर सकते हैं प्रभु। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप सोच रहे हो अगर आप उसको अगले स्टेप पे भी लेके जाओ, थोड़ा सा इमेजिन करो, 2 + 3 करने में आपको √2 + √3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली नंबर लाइन पे ड्रॉ होने वैसे ही खुद ही मुश्किल है। फिर उस पर हमें और मुश्किलें क्यों बढ़ानी है? तो हमें अपना काम करना है आसान। तो मैंने √4 को जो है 4 + 1 इसको ब्रेक किया एज 2² + 1²। तो यहाँ पे जो आप कनेक्ट कर रहोगे इससे, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, या ये हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है, और ये 1 हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो यानी आपका जो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, वो एक राइट ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल बनेगा, जिसका बेस हो जाएगा 2 यूनिट्स, ठीक है। ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा नंबर लाइन पे, जिसका परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 यूनिट, और ऑटोमेटिकली पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो आएगा √5 यूनिट्स। और ये जो √5 यूनिट्स आएगा ये हवा में आएगा, इसको हम नीचे नंबर लाइन पर उतार के ले आएंगे तो हमें हमारा √5 मिल जाएगा। तो क्या क्या आवश्यकता होगी, क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे सर? सबसे पहले एक बेस बनाएंगे हम यहाँ पे, जो कि हमारा नंबर लाइन का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे एरोस का निर्माण, कि यहाँ से जा रही है और यहाँ से आ रही है और यहाँ को जा रही है, ठीक है। अब शुरू हम कहाँ से करेंगे? तो सर 0 की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये आगे देखिए 0, फिर एक निश्चित गैप लेके 1, लगभग उतना ही गैप लेके 2, मतलब कोशिश तो वही रहती है हमारी, थोड़ा 19-20 हो सकता है, ठीक है, और फिर लगभग उतना ही गैप लेके यहाँ पे हम कर देंगे 3। ये क्लियर है? बिल्कुल सर। चलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? सर आपने कहा बेस लेना है 2 यूनिट्स, तो चलिए बेस ले लेंगे हम 2 यूनिट्स। तो यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं। ये हमने लिया हमारा बेस एज 2 यूनिट्स, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे हमने बनाना शुरू किया, तो ये हमारा बेस हो गया कितना सर? बेस आ गया 2 यूनिट्स, ठीक है, गुड टू गो। अब क्या बोला हमने? परपेंडिकुलर चाहिए यहाँ पे कितनी? 1 यूनिट। तो जो परपेंडिकुलर होगी वो होगी 1 यूनिट। एक बार चेक कर लो यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसके बराबर है कि नहीं है। वेरी गुड, लगभग उतनी है ना, तो इतना तो चलेगा, ठीक है। चलिए हाँ, तो यहाँ पे हम उसको वापस ले आते हैं जगह पे जहाँ पे थी, है लगभग उतनी है ना। तो ये आ गया आपका 1 यूनिट। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? तो सर दोनों के बीच का एंगल हमें 90 डिग्री मेंटेन करना है, ताकि हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सके, ठीक है। अब इसका जो हाइपोटेन्यूज बनेगा, गणित के नियम अनुसार एक राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जब हम जोड़ते हैं तो वो आता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने निर्माण किया है उसमें वैसा ही कुछ होगा। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति जरा सी भी नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये जो हमने बनाया है ये हमारा हाइपोटेन्यूज आएगा कितना? तो सर ये हो जाएगा 0 से लेकर ये हो हमारा 2 यूनिट्स, ठीक है सर। ये हमारा 1 यूनिट है ना। अब इसको मैं 1 यूनिट लिख रहा हूं, और गणित के हिसाब से ये हो जाएगा, अगर आप देखोगे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से √5। अगेन √5 हवा में है, पर हमें उसे लाना है हमारे नंबर लाइन के स्थान पे। तो हम क्या करेंगे? एक हमारा कंपास का निडल आ जाएगा 0 पे, स्ट्रेच करेंगे, पेंसिल को लेके जाएंगे √5 तक, तो हाइपोटेन्यूज कवर हो गया। और यहाँ से ड्रॉ करेंगे एक टैंजेंट, जो कि आपके नंबर लाइन पे गिरेगी यहाँ कहीं। तो ये जो वैल्यू मुझे मिली है, दिस वैल्यू ऑन द नंबर लाइन, दिस एग्जैक्ट पॉइंट ऑन द नंबर लाइन represents √5. represents what? represents √5. नाम दीजिए, मान लो मैंने इसको f। ये क्लियर हुआ है? बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति जरा से भी नहीं सर, क्लियरली विजिबल हम क्या करना चाह रहे हैं। हाँ जी सर, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमने √5 को कैसे बनाया? 2 + 1 का इस्तेमाल करके। लोग कहेंगे 2 + 3 भी तो 5 होता है, लेकिन √2 और √3 को एक को एज अ बेस लेना, एक को एज अ परपेंडिकुलर लेना थोड़ा सा मुश्किल कार्य हो जाएगा, इसलिए बेहतर है हम इस अप्रोच से चले, क्योंकि हमें काम आसान करना है। देखो मैं एक बात समझाता हूँ,
एक व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है और जिसके पास अज्ञान नहीं है, मतलब जिसके पास ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, दोनों में फर्क होता है कि भैया आप किस तरीके से समस्या को किस पर्टिकुलर सिचुएशन को अप्रोच कर रहे हैं, है ना। तो वो आपको ध्यान रखना है हमेशा। जैसे अगर मान लो सांप काट ले, तो जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि भैया कुछ नहीं होता है, कोई बात नहीं, अच्छा तो काटते रहते हैं, मेरे को तो मच्छर भी काटता है, ये कोई बात हुई भाई, मच्छर काटने में और सांप काटने में फर्क नहीं होता है क्या। या मेरे को तो सपोज मेरे बच्चे ने भी काटा था, भाई तुम्हारे बच्चे काटने में और सांप काटने में फर्क है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो क्या बोलेगा, भैया देखिए ये बहुत गंभीर विषय है, आप कृपा करके डॉक्टर के पास चलिए, है कि नहीं। वो वाला फर्क हो जाता है। चलो ये हो गया हमारा रूट 5 यहाँ पे ड्रॉ इजीली। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 4 इज अ क्लासरूम एक्टिविटी। तो इसके लिए मैं आपको ये एक दायित्व देता हूं कि इसको फटाफट कीजिएगा, और अगर कोई समस्या आती है तो हमें बताइएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, पूरा ऐसे रूट वाले सारे वैल्यूज का स्पाइरल बनाना है। टाइम लगेगा, आप कर सकते हैं, वैसे ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मजा आएगा इसको करने में, बिल्कुल एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो यही पूरी एक्टिविटी आपको करनी है, जिसमें आपको रूट 2 रूट 3 के बाद एक टाइम पर रूट 4 मिलेगा, फिर रूट 5 मिलेगा, एंड सो ऑन द साइकिल वुड कंटिन्यू। और यहाँ पे हम करेंगे हमारी इस जो यात्रा है उसको थोड़ा सा अल्प विराम देंगे, क्योंकि हमारा आज का सेशन जहाँ पे हम इर्रेशनल नंबर्स को पढ़ रहे थे वो होता है समाप्त। ऐसे और लेक्चर्स और ऐसे और सेशंस के लिए आपको डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को फॉलो जरूर करना है, क्योंकि ये है इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बिकॉज यहाँ आपको मिलता है टॉप क्वालिटी एजुकेशन थ्रू ऑल दीज मीडियम, जहाँ पे आपको मिलते हैं ऑनलाइन क्लासेस, लाइव लेक्चर्स, डीपीपी शीट्स, उनके सॉल्यूशंस भी, हैंड रिटन नोट्स और स्टडी मटेरियल, ताकि आपकी ओवरऑल तैयारी हो सके, आपका कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हो सके, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रह सके और आप एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाएं। केवल अंक आपको दिलवाना हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट बने, चीज़ों को, साइंस को, कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया तरीके से लर्न करें और जीवन में आगे बढ़ें, ठीक है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इजीली हमारे चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं और आप इजीली सारे चीज़ों के टच में रहते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर पाते हैं और कुछ भी मिस नहीं होता कुल मिला के, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर्स फॉर कॉन्टैक्टिंग डीएस यहाँ पे गिवन है, आप इनके थ्रू डीएस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे इस सेशन को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स, छोटे छोटे जो आपके स्टेप्स हैं, हमें मोटिवेट करते हैं कि हम रोज़ आपके लिए कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें और आप तक नॉलेज पहुंचाएं, ठीक है। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे हम करेंगे एक नए टॉपिक को कवर। आप अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।